नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है धूप और परछाई। बेंगलुरु अपनी अलग पहचान बनाने में सफ़र की शुरुआत इसी अनजान शहर से की थी मैंने। आज फिर किस्मत मुझे वापस यहाँ ले आई है। अजब बात है, 6 साल पहले ये शहर जितना अनजाना लगता था उतना ही आज भी अनजाना है, क्योंकि इस शहर की पहचान मेरे लिए तुम ही तो थे। अब जब तुम ही साथ नहीं तो ये शहर भी अपना नहीं लगता। बिल्कुल पढ़ाकू थी मैं पहले, एकदम चुपचाप सी रहने वाली, चश्मे पहनने वाली किताबी कीड़ा। ना मोहल्ले में कोई दोस्त था, ना ही स्कूल में। हर जगह एक कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। बात करने से बहुत डर लगता था, इसलिए किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया। उनसे बात नहीं करनी पड़ती ना। जाहिर है पढ़ाई में भी अव्वल थी, इंजीनियर बनना चाहती थी। माँ पापा को भी मेरे इस सपने से कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्हें कभी मेरी किसी बात से पर ऐतराज़ रहा ही नहीं। एक सुंदर बुलबुले जैसी थी मेरी और मेरे किताबों की ये दुनिया। पर जिस दिन मेरा एडमिशन बेंगलुरु के बड़े आईआईटी कॉलेज में हुआ, उस दिन खुशी तो हुई थी, पर मेरी ये बुलबुले की दुनिया कुछ छूटती सी दिखाई दे रही थी। माँ पापा ने एडमिशन के लिए ट्राई करने को तो हाँ कर दी थी, पर ये नहीं सोचा था कि एडमिशन के बाद सब कैसे होगा। घर की लड़कियां हॉस्टल जाकर नहीं पढ़ती, अकेली रह लेगी, क्या खाएगी, अनजान से बात कैसे करेगी। माँ पापा के इतने सारे सवालों के बाद एक आखिरी सवाल आया, तू सच में ये करना चाहती है? इतनी दूर अनजान लोगों के साथ कैसे रहूँगी? पर अगर कॉलेज नहीं गई तो ज़िंदगी भर यही सोचती रह जाऊँगी कि काश हिम्मत करके चली गई होती। मुझे इस काश में नहीं जाना था। मुझे इतने दिन उलझन में देखकर पापा ने मेरे आगे अचानक एक लिफाफा रख दिया। उसे खोल के देखा तो उसमें बेंगलुरु जाने की टिकट थी। उस लिफाफे को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में नमी। पापा ने कुछ कहा नहीं, पर माँ बोली, अचार व मठरी बांध दी है मैंने, तू भी पैकिंग शुरू कर दे। मुझे स्टेशन छोड़ने माँ पापा दोनों आए थे। बेटा, ट्रेन में कोई कुछ दे तो खाना मत, किसी से बात मत करना, और कोई सीट बदलने को कहे तो साफ मना कर देना। माँ हिदायतें दिए जा रही थी और पापा चुपचाप सारा सामान बर्थ के नीचे सीट सेट किए जा रहे थे। देख, हॉस्टल जाकर टाइम पर खाना खाना, सोच समझकर दोस्ती करना और पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना। झूठ बोलने वाले, देर रात तक घूमने वाले, पार्टी करने वाले स्टूडेंट्स से दूर ही रहना। सुबह को ट्रेन स्टेशन पर लेट पहुंची, जिसकी वजह से मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। मैं जल्दी से जैसे तैसे अपना सामान उठाए प्रिंसिपल की केबिन की तरफ जा रही थी कि तुम मुझसे टकराए और मेरा सामान ज़मीन पर फैल गया। पर तुम सॉरी कहते हुए आगे चले गए। अरे न देखा न मदद की, बस सॉरी कहते रवाना। गुस्से में तमतमाते हुए मैंने कहा, सॉरी नहीं, थैंक यू कहना चाहिए आपको। इस सॉरी वर्ड को मतलब लाइफ इतनी सिंपल तो टेक्नोलॉजी से भी नहीं हुई है जितनी इस सॉरी वर्ड से। धक्का मारो, सॉरी बोलो, धक्का मारो, सॉरी बोलो और आगे चल बसो। लाइफ इज़ सो सिंपल। मैं गुस्से में थी और तुम सिर झुकाए। मैं तुम्हें डांटे जा रही थी और तुम ज़मीन पर फैला मेरा सामान उठाए जा रहे थे। ये मेरी लाइफ का पहला रोमांटिक सीन था। मैं तुम्हें डांट रही थी और तुम चुपचाप मुझे सुन रहे थे। फिर तुमने एक स्माइल के साथ कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा सारा गुस्सा चला गया। तुमने कहा, सॉरी। न जाने इस सॉरी में ऐसा क्या था जिससे मेरा गुस्सा ही पिघल गया। गुस्सा तो पिघल गया था, पर मेरे हाथ पैर जम गए थे ये सोचकर कि मैंने किसी को डांटा और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। इस कॉन्फिडेंस से जब मैं आगे बढ़ी तो मेरा हॉस्टल का कमरा, मेरी रूममेट नीता जब देख अच्छा फील हुआ। फिर नए कॉलेज में मेरा पहला लेक्चर। इतनी नर्वस हो रही थी कि मैं पानी पीती जा रही थी और बोतल का पानी ख़त्म होता जा रहा था। रिलैक्स होने के लिए मैंने टहलना शुरू किया। टहलते टहलते मेरी पानी की बोतल किसी पर गिर गई। मैंने आंखें बंद कर ली। जब सॉरी कहा तो सामने से आवाज़ आई, सॉरी नहीं, थैंक यू। आपने ही कहा था ना। ओह, ये क्या हो रहा है? एक तो पहले ही नर्वस थी, ऊपर से तुम मिल गए। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, आई एम आकाश। और तुम? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं रितु, यहाँ की नहीं लगती। तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मैंने सवाल से ही दिया। तुम्हें कैसे पता? साफ पता चल रहा है, इतना सामान लेकर आई हो, इतनी नर्वस हो,
तो मैंने कहा, हाँ वो पहली बार घर से दूर अकेले रह रही हो तो तुम तो यहीं के अलग लग रहे हो, इसलिए नर्वस नहीं हो। तो मैंने कहा, हाँ वो पहली बार घर से दूर अकेले रह रही हूँ तो यही के लोग हो, इसलिए नर्वस नहीं हो। नर्वस? मैं तो एक्साइटेड हूँ फ्रेशर्स पार्टी के लिए। क्या पार्टी? मैं हैरान हो गई। जनाब का पहला दिन है कॉलेज में और इन्हें पार्टी की पड़ी है। कैंटीन में नीता बोली, हर कॉलेज में होती है फ्रेशर्स पार्टी, ये क्या हो गया है यार, आ जा। मैं तो पार्टी के नाम से ही घबरा गई। मैंने ठान लिया था मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही। नीता के बहुत प्लीज करने पर भी मैंने मना कर दिया, पर फिर तुम आए और कहने लगे तुम मेरी इस कॉलेज में पहली दोस्त हो, तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं आऊँगा और मुझे जाना है तो प्लीज़ आ जाओ। पहले तुम्हारे सॉरी ने मेरा गुस्सा पिघला दिया था, अब तुम्हारे प्लीज़ ने मुझे मना लिया। पार्टी में बहुत मज़ा आया, बहुत डांस किया, बातें की, मस्ती की, फिर हम रोज़ मिलने लगे। कभी क्लास में, कभी कैंटीन में, हम हमेशा साथ ही होते थे। तुम्हें फुटबॉल बहुत पसंद था। मेसी की इतनी पुरानी और दाग लगी हुई टी शर्ट थी, संभाल के रखते। जब हमारे दोस्त बंटी को प्यार हुआ था तो तुमने उसकी कितनी टांग खींची थी। तुम कहते प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और मैं शायद प्यार में यकीन करने लगी थी। मैं सोचती थी कि मुझे बात करना नहीं आता, तुम कहते कि बहुत बातें करती हूँ। मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ किताबें पसंद है, पर तुम कहते मुझे अक्षय कुमार पसंद है। उसकी हर फिल्म का डायलॉग मुझे याद रहता। तुम रोज़ मुझसे मिलाते और मैं रोज़ अपने आप से मिल हैरान होती। एक दिन अक्षय कुमार की नई फिल्म लगी थी, टिकट्स भी थी, पर उसी वक्त एक्स्ट्रा क्लास लग गई। उस दिन पहली बार क्लास बंक करके दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई। कॉलेज के दिनों में बहुत मस्ती की, जितनी फिल्में देखी उतने ही नोट्स भी बनाए। जब भी मैं अपने माँ पापा की बात करती तो तुम्हें सुनाना बहुत अच्छा लगता, पर तुम कभी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताते। एक दिन मेरे बहुत जिद करने पर तुमने बस इतना ही बताया, उनसे ज़्यादा मिलना नहीं हुआ इस बार, तो ज़्यादा बातें भी नहीं। अच्छा है नहीं मिलते एक दूसरे से, क्योंकि जब भी मिलते हैं वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ये कहते हुए तुम हंस तो रहे थे, पर पहली बार उदासी देखी तुम्हारी आंखों में। उसके बाद ना मैंने कभी इस बारे में बात की ना तुमने। पढ़ाई और मस्ती के बीच पता ही नहीं चला कब ग्रेजुएशन ख़त्म हुई और कब मैं इतनी बदल गई। अब मैं इंडिपेंडेंट थी, बातें करती थी और खुल के हंसने लगी थी। कॉलेज के आखिरी दिन फेयरवेल पार्टी में जब एंजॉय कर रहे थे, पर तुम उदास थे। तुमने कहा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा अब कौन से नोट्स चाहिए तुम्हें मुझसे, अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया। तुम मुस्कुराए और मेरे दोनों हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, वही तो, कॉलेज ख़त्म हो गया। अब हम कभी मिले या ना मिले पता नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं। कहते हुए भी तुम वहाँ से बस चले गए, मुझे इन अधूरे लफ्ज़ों के साथ छोड़कर। उन अधूरे लफ्ज़ों को पूरा करते करते मेरी सारी रात बीत गई, पर न वो लफ्ज़ पूरे हो सके न नींद। अगली सुबह बड़ी हड़बड़ी से मैं उठी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी और स्टेशन के लिए लेट भी हो रही थी। अब छुट्टियों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए घर जा रही थी। स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते करते मोबाइल में तुम्हारा मैसेज देखा, स्टेशन पर मिलते हैं, बात करनी है, वेट करना। मेरे दिल की धड़कनें सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। 1 मिनट में हज़ारों ख्याल दिमाग में आने लगे। हर ख्याल के साथ मेरे होठों पे मुस्कुराहट और बढ़ती जा रही थी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया, पर तुम नहीं आए। ट्रेन चलने लगी, पर मेरी आंखें अब भी प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी। मैं अपनी सीट पर बैठे स्टेशन को पीछे छूटते हुए देखने लगी, जैसे अपने बीते हुए कल को पीछे छूटते हुए देख रही थी। तुम वहाँ आए ही नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि मैंने बेंगलुरु ने मुझे छोड़ दिया। शायद तुम हमारा साथ यहीं तक चाहते थे, तो अब बेंगलुरु वापस मुझे क्यों बुलाकर लाया है यहाँ, मुझे छेड़ने के लिए। उफ़, मैं भी कितनी सोचती हूँ, अब तो बुरा भी नहीं लगता। खुद पर हंसी आती है अपने आप पर। ऐसा भी क्या कह देते तुम आकर, कुछ भी तो नहीं, पागल तो थे ही तुम। अच्छा हुआ पीछा छूटा। माँ सही कहती थी, क्लास बंक करने वाले पार्टी करने वाले से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे पहले माँ की ये बातें याद क्यों नहीं आई। न तुमसे दोस्ती होती न ये उलझन, पर तुम उलझनों में बंधने वाले में से नहीं थे। तुम्हें तो कोई बांध ही नहीं सकता, न पढ़ाई, न कॉलेज, न मैं। तुम धूप की तरह थे, सामने जो आ जाए
चाहे वो रेत हो या समंदर, धूप की तरह बाहें फैलाए हर जगह छा जाते थे और मैं परछाई की तरह किसी कोनों में छुपती रहती। कैसा रिश्ता था हमारा धूप और परछाई सा। आज मैं कोनों में नहीं छुपती, आगे आकर हालात का सामना करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ। मैं तुम्हें भुलाना चाहती हूँ। तुम भी तो भूल गए मुझे। इतने सालों में तुमने एक कॉल तक नहीं किया, कोई खबर नहीं ली, तो मैं भी तुम्हें क्यों याद करूं? इतना गुस्सा आया मुझे कि मैंने अपना नंबर ही बदल दिया ताकि मेरा कोई बेवकूफ़ दोस्त मुझे कॉल ही ना कर सके। ये लिखते हुए रितु ने ज़ोर से अपनी डायरी बंद कर दी और अपनी डेस्क से उठकर सोने चली गई। पर आंखों में रात भर चमक रही यादों की धूप ने उसे सोने नहीं दिया। अगली सुबह वो ऑफिस के लिए जल्दी रवाना हो गई। नए ऑफिस में भी सब वैसा ही था जैसे ऑफिस में होता है। उसे उसकी डेस्क दिखाई गई, काम समझाया गया, सब कलीग्स उससे मिले। सब कलीग्स अपने हेड के बारे में बातें सुना रहे थे और उसे डराने लगे। शर्मा जी बोले, वेरी स्ट्रिक्ट। अरे छोटी सी गलती पर भी इतना डांटते हैं कि क्या बताएं। मिस नीना बोली, पहले दिन ही रिपोर्ट करना पड़ता है उसको। अभी तुमको भी बुलाएंगे और पक्का कल जो सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा था उसे ठीक करने का काम तुम्हें ही दे देंगे। तभी प्यून वहां आया और बोला, मिस रितु कुलकर्णी आपको सर रामकृष्णन केबिन में बुला रहे हैं। शर्मा जी बोले, लो बुलावा आ गया। वो बहुत नर्वस हो रही थी और उसे अपने कॉलेज का पहला दिन याद आ गया। उस दिन भी वे उतनी ही नर्वस थी। वे सोचने लगी काश आज फिर उस दिन की तरह उसे आकाश मिल जाए और वे उसे बहुत डांटे। उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता था और डांटने से नहीं, वो क्या कर रही थी, फिर से आकाश को याद करने लगी। पर रितु को तो उसे भुलाना था। रितु ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया तो प्लीज़ कम इन की आवाज़ पर वे अंदर गई। वो बहुत डरी हुई थी, चुपचाप नज़रें नीचे करके खड़ी हो गई। तभी सर कृष्णन बोले, सिट। रितु की आंखें नीची ही थी, सो जल्दी जल्दी में साइड टेबल पर टकरा गई और वहाँ पड़ी सारी फाइल्स गिर गई। रितु ने सॉरी कहते हुए फाइल्स उठाना शुरू किया तो सामने से आवाज़ आई, सॉरी नहीं, थैंक यू कहना चाहिए आपको। ये सॉरी वर्ड को मतलब लाइफ इतनी सिंपल तो टेक्नोलॉजी से भी नहीं हुई है जितनी इस सॉरी वर्ड से। धक्का मारो, सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ। बस लाइफ इज़ सो सिंपल। रितु हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी और बोली, तुम आकाश हो या रामकृष्णन? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों मेरा नाम आकाश रामकृष्णन है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम यहाँ हो। इतना वक्त तुम्हारा इंतज़ार करने के बाद तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में मिले। रितु के इस बयान पर चौंकते हुए आकाश ने कहा, तुम सच में मेरा इंतज़ार कर रही थी? रितु का मन कर रहा था कि अब तक जो भी उसने अपनी डायरी में लिखा था वे सब उसे बता दे, पर वे तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आकाश ने ही बात शुरू की। उसने बताया कि जिस दिन वे रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले थे उसी दिन उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। उसे पता था ये खबर मिलनी थी उसे एक दिन, पर यह नहीं पता था कि ये इतना उदास कर जाएगी उसे। उस दिन वो कहीं जा ही नहीं सका। वे तो प्यार में यकीन ही नहीं करता, फिर क्यों इतना वक्त बीतने के बाद भी वे रितु के बारे में सोचता रहा। उसने बहुत कोशिश की कि वो रितु को भूल जाए, पर वे ये नहीं कर पाया। उसे एक बार रितु से वो बात पूरी करनी थी जो कॉलेज के आखिरी दिन अधूरी रह गई थी। जब बात करनी चाहिए तो पता चला रितु ने अपना फ़ोन नंबर ही बदल दिया। अब इतने साल बाद आज मौका मिला उसे अपनी बात कहने का। आकाश लगभग रोते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो गया हूँ। सीरियसली, हमेशा काम में डूबा हुआ तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ ताकि मैं वापस अपने जैसा हो सकूँ। मुझे नहीं पता हम कब तक साथ रह पाएंगे, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है हमेशा। एक बार फिर रितु के होठों पर मुस्कान थी और आंखों में नमी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।